Hello students, you all are studying types of chemical reactions from last 2-3 videos. We have studied combination reactions, decomposition reactions, displacement reaction, double displacement reaction, and last of all these is oxidation and reduction. तो आज इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी पहले बताई गई है आपके एनसीईआरटी की बुक में। उसमें क्या है कि हमने एक चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर कॉपर पाउडर लेना है। कॉपर मेटल है, तांबा, ठीक है। ये वायर्स की फॉर्म में भी आता है, शीट्स भी आती हैं इसकी। आपको पता है कि जो मेटल्स हैं वो मेलेबल और डक्टाइल हैं, जिसके कारण कि उनको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और पाउडर फॉर्म में भी हमें मिल सकता है कॉपर। तो वो पाउडर्ड कॉपर हमें इस चाइना डिश में लेना है और इसको गर्म करना है, ठीक है। और गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि जो ये चाइना डिश के अंदर कॉपर था, इसकी जो ऊपर ऊपर वाली लेयर है, कॉपर आप देख रहे हो कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है या ब्राउन कलर भी कह सकते हो आप इसमें, या कॉपर कलर भी, जो कॉपर का अलग से कलर होता है हम उसको कॉपर कलर कहते हैं। लेकिन जो ऊपर ऊपर वाला जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है कॉपर पाउडर का, यानी कि जो बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रही है लेयर, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ब्लैक कलर की हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चेंज होता है जिसमें कि कलर में चेंज हो गया, कोई ऐसा चेंज है जिसमें कलर में चेंज हो जाता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पर। ओके, वो चेंज जो है वो केमिकल चेंज है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, उसने एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लिया। कॉपर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हमारे पास इसमें चाइना डिश में कॉपर है। जो ऊपर ऊपर वाला कॉपर है, ये चाइना डिश खुली है ऊपर से, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो कॉपर हीट हो जाता है, तब ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में जो है उसके साथ ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने से एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और वो नया सब्सटेंस जो है वो ब्लैक कलर का है, जिसके कारण कि जो ऊपर की लेयर है कॉपर की वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है वो यहाँ दी हुई है। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद ऑक्सीजन गैस, it gives copper oxide, and this copper oxide is black in color because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. Okay, अब क्या करना है? इसके बाद अगर जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है, ये यहाँ पर हमें ऊपर से जो सरफेस है वो ब्लैक कलर की हो गई। ओके, अब क्या करना है? हाइड्रोजन गैस पास करनी है इसके ऊपर से। ये जो हमें ये जो बाउल मिला, हमें ये जो चाइना डिश मिली जिसमें कि कॉपर जो है वो अब उसमें नया सब्सटेंस बन चुका है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। अब हम इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे तो जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है ब्लैक कलर का, ये इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमें वापस वही जो कॉपर का ओरिजिनल कलर था वो मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर बन चुका है, वापस कॉपर मिल जाएगा हमें। ये देखिए आप, यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन इसकी दी हुई है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड बना था, अगर हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं और हीट करते हैं तो वापस कॉपर हमें मिल जाता है और वो ब्लैक कलर ख़त्म हो जाता है, कॉपर का कलर हमें वापस मिल जाता है। मींस कॉपर वापस हमें इस रिएक्शन में मिल गया है। तो अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, उसको हम समझेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऐड होकर नया सब्सटेंस हमें मिलता है। कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कोई सब्सटेंस है ए, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, AO2 भी हो सकता है, A2O भी हो सकता है, कोई भी फॉर्मूले का हो सकता है, एक नया सब्सटेंस अगर बना है विद ऑक्सीजन इन इट, तो हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे आप समझ ही सकते हो, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों वर्ड्स में। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस में, तो वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है।
इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है कॉपर। ये तो हमें ऑक्सीडाइज होने के बाद मिला ना, जब कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला ना। लेकिन ऑक्सीडाइज कौन हुआ था? ऑक्सीडाइज हुआ था कॉपर। किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? कॉपर का। इफ़ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, जैसा कि यहाँ पर हुआ, इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन इसने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हुई तो इसने ऑक्सीजन लूज कर दी और वापस कॉपर बन गया। इफ़ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन लूज होती है, उसका लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का, तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है, वहाँ पर वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो हमने अभी देख ही लिया है ऊपर, कि यहाँ पर आप देखो कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन, जो कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ की थी वो किसने ले ली? वो ले ली हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेम द सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस that is reduced and one that is oxidized in this chemical reaction, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है कि जो रिड्यूस हुआ है, और उसका भी बताना है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आप क्या लिखोगे इस केमिकल रिएक्शन में? आप इसमें लिखोगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज के कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन, और रिड्यूस्ड कौन हुआ है? रिड्यूस्ड कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ओके, जब कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई तो कॉपर बन गया, और जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई तो वाटर मिल गया हमें। ये हमें नहीं बताना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन, और रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के, जिसमें हम समझते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो आप देखो इसमें कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप यहाँ पर अपने आप से देखकर समझ सकते हो कि आपको ये बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो वो आप सिंपली लिख सकते हो। सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड देखते हैं। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो ये क्या है? यहाँ हुआ है रिडक्शन। लेकिन कार्बन जो थी उसके साथ क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है दैट इज जिंक ऑक्साइड, एंड ऑक्सीडाइज्ड कौन है? कार्बन। ठीक है, इस टाइप से आप बहुत ही सिंपली इसको देखकर बता सकते हो। जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, और जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, वहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ओके, आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ हो और रिडक्शन ना हुआ हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो साथ ही साथ किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी ज़रूर होता है। तो आपको ये समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस साथ साथ चलती हैं। एक केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन भी किसी का ज़रूर हुआ होगा, चाहे आप उसको नोटिस ना कर पाएँ, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि वहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है। ओके, तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है ये, इसमें आप देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड था, इससे मैंगनीज वाला क्या बना? मैंगनीज क्लोराइड।
मैंगनीज के पास तो ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन निकल गई, तो यहाँ क्या हुआ है इसका रिडक्शन। अब यहाँ आप देखो हाइड्रोजन किसके पास आई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आई है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड का टू क्लोरीन। अब यहाँ पर आपको ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको एक और डेफिनेशन बताना चाहूँगी, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। आपको ये समझनी ज़रूरी है कि अब मैं आपको दोनों की ही डेफिनेशन बता रही हूँ दोबारा से। ऑक्सीडेशन क्या है, इज़ द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, इज़ द रिएक्शन इन विच आइदर, वो रिएक्शन है जिसमें या तो ए ऑक्सीजन इज एडिड टू ए सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होती है किसी सब्सटेंस में, या फिर क्या होता है और हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी सब्सटेंस पर तो वो भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन तो कहीं पर ऐड नहीं हो रही, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है किसी सब्सटेंस में से तो वो भी ऑक्सीडेशन ही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब रिडक्शन क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको रिडक्शन की भी बता देती हूँ। रिडक्शन की क्या है, रिमूवल या लॉस, कुछ भी ले सकते हो। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है अगर तो वो रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये एक और डेफिनेशन है, इसमें जहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो गई है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो वो भी दोबारा से बताऊंगी। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हुआ है या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है, और ये दोनों रिएक्शंस साथ साथ चलेंगी। आपने दो ऊपर जो एग्जांपल्स देखे हैं उसमें भी आपने देखा कि एक ही रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन भी बताया और रिडक्शन भी बताया। तो इसलिए ऐसी रिएक्शंस को जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स नाम क्यों दिया गया इनको? रेड वर्ड आया है रिडक्शन से और ऑक्स वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो ये है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमने इनको डिफ़ाइन किया, लेकिन जब आप 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन, मीनिंगफुल डेफिनेशन आपको वहाँ मिलेगी, क्योंकि कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, लेकिन ना तो आपको उसमें कहीं पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना आपको वहाँ कोई ऑक्सीजन दिखाई देती है, ना वहाँ आपको कोई हाइड्रोजन दिखाई देती है। तो आप ये सोचते हैं कि इसको कैसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जा रहा है। यहाँ तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं तो उनका लॉस या गेन हम कैसे देखेंगे, लेकिन फिर भी वो रेडॉक्स रिएक्शंस कही जाती हैं। तो
उसको ऐसा क्यों बोला जाता है वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए ये सिंपल डेफिनेशंस हैं एडिशन और लॉस से रिलेटेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें एक और ये एक्टिविटी है, आपको ध्यान दिलाने के लिए इसके बारे में बताया गया है, जो आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं यहाँ ये रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि मैम ने तो बताया कि ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसमें से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो इसलिए आप जो है मैंने यही बोला कि जो बेटर डेफिनेशन है वो आप 11th क्लास में करेंगे इसकी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ से जहाँ पर कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफ़ेक्ट देखते हैं। काफ़ी सारे प्रोसेसेस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसी देखते हैं जो कि जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और उन केमिकल चेंजेस का रीज़न क्या है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उनमें से दो हम यहाँ पर इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन की आप सिंपल डेफिनेशन नोट कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि कोरोजन इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू their reaction with oxygen, acids or other substances. Corrosion is eating away of metals due to their reaction with oxygen, acids और other substances. ये बहुत ही मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको लिखवाई है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स है ना, वो मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देती हैं। प्रॉपर्टी छोड़ दी तो मेटल नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ईटिंग अवे, मेटल जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी जब रिएक्शन हुई ऑक्सीजन, एसिड या किसी और सब्सटेंस के साथ, तो जो मेटल थी उसका नेचर बदल गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई और एक नया सब्सटेंस बन गया। तो केमिकल रिएक्शन तो हुई है वहाँ पर, कोरोजन जो है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा ड्यू टू देयर रिएक्शन। ये स्पेलिंग आप करेक्ट करके लिख लेना, रिएक्शन की सही से नहीं लिखा गया ये। तो ये ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस। तो हमने कोरोजन का हम एक ही एग्जांपल मोस्टली अपनी लाइफ में हम उसी को ही कोरोजन कह देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें लगता है कि सिर्फ यही है कोरोजन और कुछ नहीं होता। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, ये भी कोरोजन है। कोरोजन और भी सब्सटेंसेस में होता है। कॉपर के, तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स होते हैं तांबे की, जो पुरानी चीज़ें अगर किसी के घर में रखी हुई हैं तो वो धीरे धीरे जो है ना वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं। वो ग्रीन कलर की क्यों हुई? क्योंकि ये जब एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है। जो कॉपर, जैसे मान लो ये कॉपर ऑब्जेक्ट है, ओके, जो इसकी पूरी सरफेस है जो एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ एक्सपोज, अंदर वाली कॉपर नहीं, सिर्फ बाहर वाली सरफेस, ये जब ऐसे ही रखी रहती है कॉपर की ऑब्जेक्ट, तो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ रिएक्ट करती है और ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, इसलिए इसकी जो सरफेस है ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इसलिए अगर कॉपर के बर्तन पहले के टाइम में यूज़ करते थे तो वो इसकी जो है ये ग्रीन कलर की लेयर को उन्हें हटाना पड़ता था कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है अगर इन बर्तनों में खाना बनाया जाएगा तो ये जो नया सब्सटेंस इसमें बना है मे बी वो रिएक्ट कर सकता है जो उसके अंदर फूड पक रहा है उसके साथ, तो इसलिए इसको हटवाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि अंदर वाली जो कॉपर था शाइनी, चमकदार, वो वापस निकल कर बाहर आ जाता है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर को हटा दिया जाता है, ग्रीन कलर की लेयर को, ठीक है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है सिल्वर का। सिल्वर जो है जब एयर में
थोड़ा सी अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चांदी की जो चीज़ें हैं, वो पड़े पड़े रखे रखे ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सिल्वर सल्फाइड जैसे कॉपर का मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही सिल्वर की, चांदी की जो चीज़ें होती हैं उनकी भी जो बाहर वाली सरफेस है वो ब्लैक हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और कॉपर की ग्रीन हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ओके, ये सब क्या है, ये कोरोजन के एग्जांपल है। इससे क्या होता है, इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपर, मान लो आपके पास जो कॉपर की ऑब्जेक्ट थी वो 1 किलोग्राम की थी। ओके, उसमें से मान लो अगर 2 ग्राम भी, अगर 2 ग्राम कॉपर भी रिएक्ट करके जो है उसका कोरोजन हो गया, तो इसमें, और जब हम उसको साफ़ करवाएंगे या हम उसको साफ़ करेंगे तो वो 2 ग्राम तो चला जाएगा, उसका लॉस हो गया, क्योंकि ये कॉपर जो है ये ग्रीन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस कॉपर को हमें हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 किलोग्राम में से 2 ग्राम आप माइनस कर दो, इतना कॉपर बचा। और ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से हटवाते रहेंगे तो हमारा जो कॉपर था वो वेस्ट हो रहा है ना, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे ही आयरन की चीज़ों का अगर हम ले लें, आयरन के ऑब्जेक्ट्स का ले लें, तो हर कंट्री में आयरन से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मटेरियल जो है बिल्डिंग में यूज़ होने वाला मटेरियल है वो, उसमें भी आयरन यूज़ होता है। पुल बनते हैं, जो ब्रिज वगैरह हैं वो बनते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आयरन। आप देखोगे घरों में भी रेलिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, या विंडो पेंस बनाने में आयरन कई बार यूज़ होता है। तो अगर आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जंग लग जाता है, तो जो जंग होता है, आयरन आपने देखा कितना हार्ड होता है। आयरन को आप दबाने की कोशिश करते हो या आप उसको खुरचने की कोशिश करते हो लोहे की नई चीज़ को, तो क्या उसके ऊपर से आयरन उतर कर नीचे गिरता है? नहीं गिरता। लेकिन अगर उसी आयरन पर जंग लग जाता है, उसके बाद रस्टिंग हो जाती है, तो वो जो रस्ट है वो होती भुरभुरा सा सब्सटेंस होता है। आप उसको खुरचोगे तो वो सारा का सारा रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर सा बन के नीचे गिर जाता है। तो आयरन गया ना उसमें से, तो आयरन की जो ऑब्जेक्ट है वो उसका वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो वो कमज़ोर भी हो जाएगी, और कमज़ोर हो जाएगी तो अगर मान लो आप सोच कर देखिए कि बिल्डिंग में जो आयरन लगा हुआ है, अगर वो आयरन जिस भी ऑब्जेक्ट में है वो अगर कमज़ोर हो गई जंग लगने के कारण, तो बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है, या पुल होते हैं वो भी गिर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण आयरन वेस्ट हो गया, आयरन कमज़ोर पड़ गया और वो गिरा सकता है उसको। तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। और इसलिए क्या होता है कि ये जो आयरन की बनी हुई ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इनको टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनको सही किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, आयरन को वहाँ से हटाकर, जो रस्टेड आयरन होता है उसको हटाकर नया आयरन वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कंट्री में अगर आयरन का इस तरह से कोरोजन होता रहा तो उनको इकोनॉमिकली कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये दिया भी हुआ है कि कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, iron railings, ships, and all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. ओके, यही मैंने आपको बताया है। फिर 3rd चैप्टर में आई थिंक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो उसमें भी आप कोरोजन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है कि कई बार जो हमारे सब्सटेंसेस, जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, जिनमें कि फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, और हमें पता है कि हमारी खाने की चीज़ें जो हैं, जो भी पकी हुई हैं, वो मोस्टली उन सब में ऑयल तो होते ही है, तेल तो होता ही है, फैट्स तो होते ही हैं। तो अगर फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और इसी को ही रेंसिडिटी कहा जाता है। ओके, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? आप में से सब ने तो नहीं, लेकिन कब किसी ने, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि जो आप मार्केट से पैकेट्स खरीदते हैं चिप्स के, ओके, और कई बार वो चिप्स जब आप उसमें से खाते हैं तो आपको बहुत ही अजीब तरह की स्मेल आती है और टेस्ट भी अजीब सा आता है।
तो वो जैसा नॉर्मली आप खाते हैं वैसा टेस्ट होता है, उस तरह का आपको नहीं लगता है, बहुत ही बेकार से आपका खाने का भी मन नहीं करता है, ऐसा अजीब सा टेस्ट होता है। वो क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो फूड मटेरियल जो आप खा रहे हो उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। उसके अंदर चिप्स के अंदर ऑयल तो होता ही है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, और जिसके कारण कि उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या किया जाए? ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फूड आइटम्स को क्या किया जाए? जो हम खाना पकाते हैं वो तो कंज्यूम कर लेते हैं, साथ साथ उसमें भी ऑयल होता है, लेकिन वो तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो तो बचता ही नहीं है। लेकिन जो लंबे समय तक रह जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखे रह जाते हैं, तो उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के, डेंसिडिटी के। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो फूड आइटम्स ऐसे लंबे टाइम तक रखने के लिए होती है, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है, अगर एयर अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो जो फूड मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ये इसलिए एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो भी बिल्कुल 100% तो आप नहीं कह सकते कि वो एयर अंदर नहीं जाएगी, उसके कुछ कुछ चांसेस हैं कि वो जा सकती है। बिल्कुल आई थिंक कि एयर टाइट 100% कोई भी नहीं होता है कंटेनर, मे भी हो सकता है किसी के ने यूज़ भी किया हो, बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होता। तो और क्या किया जाता है? एक तो ये किया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, और क्या किया जाता है, जो ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब ये देखिए, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। वाई नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस। ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती है, बहुत अनरिएक्टिव है, इसलिए ये उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती है, और वो फ्रेश फील करते हैं। हम उसको जब खाते हैं तो हमें उसमें किसी तरह की अलग टाइप की स्मेल या टेस्ट नहीं आता है। और ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल कर भरी जाती है, ऑक्सीजन को बिल्कुल उसमें से निकाल देते हैं, और उसमें नाइट्रोजन जो कि उसको फ्रेश भी रखती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो था फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ये। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो आपका पिछली वीडियो में से है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये आपने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जब उसमें आयरन नेल्स डाल देते हैं तो क्यों उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो आपने लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिससे कि फेरस सल्फेट बनता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उस सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। तो जो आपने हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल था, आई थिंक वो एग्जाम्पल बैरियम क्लोराइड का था। बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड ना, यही था। ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो इससे अलग आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखना है इसमें, तो एक मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस टाइप ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बताना है आपको। यहाँ आप देखो, सोडियम, सोडियम से क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडेशन, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा कि जहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ हो, तो रिडक्शन किस में बताओगे आप, रिडक्शन भी इसी में ही हुआ है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ओके, अब इसमें ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये रिएक्शन हो चुकी है। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो इट इज़ रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। ओके, तो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो।